डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिर से सिचुएशन वही है, जहाँ जहाँ ए बी और सी डी दिखेंगी पैरेलल होंगी, और सिर्फ हमको इसमें किसको निकालना है, एक्स को, वाई नहीं है इसमें ना, सिर्फ एक्स। अच्छा देखिए, ए बी सी डी पहला फिगर, 3 क्वेश्चन इसमें दिए, 3 फिगर, तीनों के आंसर हम लोग निकालते हैं फटाफट। ए बी और सी डी क्या है आपस में, पैरेलल, और ये जो लाइन दो पैरेलल को टच करते हैं इसको क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल मान लें। तो ए ई सी क्या है, ट्रांसवर्सल, यही आप तक अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा वेरी गुड बेटा, बहुत सही जा रहे हो। ए बी सी डी पैरेलल है तो दोनों को टच करने वाली ये लाइन ट्रांसवर्सल है, क्यों नहीं है, हाँ स्ट्रेट नहीं है, वेरी गुड, टेढ़ी है इसलिए ट्रांसवर्सल नहीं है। और जब तक ट्रांसवर्सल नहीं बन जाती तब तक हम एंगल प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकते। तो ट्रांसवर्सल बनाने के लिए क्या चाहिए, सीधा होना, और ये सीधी कहाँ तक है, यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमको, एक पैरेलल लाइन। यही तो इस क्वेश्चन में आपको सिखाया जा रहा है कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे जहाँ टेढ़ा लाइन होगा तो उसको ट्रांसवर्सल नहीं मान लेना। ट्रांसवर्सल बनने के लिए लाइन को क्या होना पड़ेगा, सीधा। अब आप उसको पकड़ के सीधा नहीं बना सकते, इसलिए जहाँ तक वो सीधी है वहीं से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, समझ आया। तो उतनी दूर तक के लिए वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा। यहाँ तक ये सीधा है तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से जहाँ तक सीधा है यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। किसके पैरेलल, तो आंसर है तुम्हारी मर्जी, जिसके पैरेलल उसके। इसको इसके पैरेलल बनाओगे तो इसके खुद ब खुद हो जाएगी पैरेलल। पहला थ्योरम यही तो बोलता है, ई एफ। इसी तरह इसमें भी करेंगे, समझ गए ना सिचुएशन। ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन इसको ट्रांसवर्सल नहीं मान सकते, क्यों, टेढ़ी है। जहां तक सीधी है वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो वहां तक के लिए तो सीधी हो जाएगी, तो ट्रांसवर्सल बन जाएगी। यहां से हमने इसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया। ऐसे इसमें भी देखिए, ये टेढ़ी थी लेकिन यहां तक सीधी है, तो यहां से हम इसमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि तीनों आपस में पैरेलल होंगे। सिचुएशन समझे, क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि वो टेढ़ी लाइन क्या बन जाए, ट्रांसवर्सल। उतनी दूर तक के लिए तो सीधी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल मान लेंगे उसको। आप देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल, तो ये लाइन इतनी बड़ी क्या, ट्रांसवर्सल, क्योंकि पहले पैरेलल को भी ये टच करती है, दूसरे पैरेलल को भी टच करती है। इसी तरह ये दोनों पैरेलल, तो ये लाइन क्या, ट्रांसवर्सल। अब फटाफट आ जाएगा, ये एंगल एक्स इतना बड़ा है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, दोनों जोड़ेंगे तो पूरा एंगल एक्स बन जाएगा, समझे। चलो बनाते हैं फटाफट। पहला हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया ना, सब में मैं यही डायरेक्ट लिख देता हूं, सब में कंस्ट्रक्ट, सब के लिए ना, ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ये समझ आ रहा है। हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया, ई एफ ई एफ ई एफ सब में, ताकि ए बी और सी डी से ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ताकि हम छोटे छोटे लाइन को ट्रांसवर्सल मान लें, ठीक है ना। हाँ आप जरा बताना, ये पूरा एंगल एक्स है, ये दो एंगल जब जुड़ेंगे तब एक्स बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, तो फिर एक्स बनेगा दोनों को जोड़ने से। ए बी और ई एफ क्या है, ई एफ पैरेलल, और हम ट्रांसवर्सल किसको मान रहे हैं यहाँ पर, ए ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसको ट्रांसवर्सल मान लिए। अब बताइए, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ इस पार 104 बनाती है, ये ट्रांसवर्सल इस दूसरे पैरेलल के साथ इस पार इतना एंगल बनाती है, तो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कोइंटीरियर, तो दोनों का सम, तो ये छोटा एंगल आ जाएगा इतना, बोलो ना आ जाएगा कि नहीं, ये वाला एंगल इतना आ जाएगा ना, इन दोनों का सम 180। लिखे एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, ये छोटा एंगल, इनका सम 180, और इसको क्या बोलना है, कोइंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है ना आपको। सबसे पहले ये बताओ, ये पैरेलल क्यों जबरदस्ती खींचे, ये समझ आया। आप खींच लेंगे, आपके सामने ऐसा सिचुएशन आएगा तो। टेढ़ी मेढ़ी लाइन ट्रांसवर्सल नहीं होती, और जब तक ट्रांसवर्सल नहीं आएगा कोई एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, सीधी बात। इसलिए हमको पैरेलल खींचना पड़ा। बी ए ई कितना है, और ए ई एफ हम निकाल लेंगे, निकालो। कितना आएगा, 70,
6 ना, 76 आएगा ना, बोलिए। हाँ, तो ये छोटा एंगल, ये x हम बाद में लिख लेंगे, x पूरा एंगल है, ये छोटा एंगल कितना आया, 76 आया। अब हमको ये छोटा एंगल चाहिए इधर वाला, तो इधर वाले के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल मानेंगे और ट्रांसवर्सल इसको, ठीक है। अगेन कौन सी लाइन है, EF पैरेलल टू CD, और ट्रांसवर्सल कौन, नाम बोलिए ट्रांसवर्सल का। हाँ, यहां देख के नहीं पढ़ना ना, खुद से बताना है, EC ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगलों का सम फिर से कितना, ये और ये, को इंटीरियर दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, को इंटीरियर, इस एंगल का नाम FEC प्लस ECD, ये वाला, इनका सम 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। FEC हमको निकालना है, ये 100 कितना दिया है, 16। बताइए FEC कितना आया, यहां पर थोड़ी सी जगह हम ले लेते हैं। बोलिए FEC कितना आया, 116 उसमें माइनस कर दो उधर ले जाके, 64, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया, 64, और ऊपर वाला कितना था। अब ये पूरा एंगल क्या था, एंगल x ही निकालना था ना, तो x निकालने के लिए क्या करें, ये दोनों एंगल जोड़ दें। देयरफॉर AEC कौन से दो एंगल का सम है, AEF प्लस FEC। ये था x, AEC कौन सा एंगल है, x, इन दोनों को जोड़ते हैं। दिस इज 76, 64, कितना हो गया, 6 4 10, 7 7 14, 140 डिग्री, कितना आ गया x, 140 डिग्री। समझ आ रहा है ये, बोलिए समझ आया, कैसे निकला कि नहीं आया। यहां आ जाए सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर फिर से ये सारी सिचुएशन अब मैं नहीं लिखूंगा, AB OB ये पैरेलल, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आप बना लेंगे इसको, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन है, ये डायग्राम तो हमने बना लिया, कंस्ट्रक्शन ऊपर लिख दिया, सबके लिए एक वैलिड कंस्ट्रक्शन है, ठीक बात। अब जरा मुझे बताइए, ये ऐसे आ गई ये लाइन ना, तो एंगल x ये पूरा है, हम ये छोटे छोटे एंगल ड्रॉ करेंगे, x बाद में अंदर लिख देता हूँ ना इसके, दिस कंप्लीट एंगल इज एंगल x। ये देखिए, ये है EF दिख रहा है, EF और AB क्या है, पैरेलल, और AE क्या चीज है, ट्रांसफर। ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ उस पार 35 बनाती है, तो ये ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इस पार कितना बनाएगी, ये कितना बनाएगी, 35 बनाएगी। क्यों, कौन से एंगल, ना उधर इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आधा हिस्सा ये x कितना बन गया, आधा x 35 डिग्री। अब ये वाला देखना ना, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल, तो EC को क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ 65 इस पार, तो यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इस पार कितना बनाएगी, 65। तो ये 65 ये 35 मिला करके क्या बन जाएंगे, x। तो x कितना आएगा इसमें, 100। आप कर लेंगे इसको कि मैं लिखूं स्टेप बाय स्टेप, बोलिए। पहले क्या लिखोगे, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये छोटा निकल गया। फिर दूसरे स्टेप में ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर निकल गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, x, ये आ गया। आप कर लेंगे तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ऐसे ही लिखना है, लिखने का तरीका बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं आप ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी मामला कुछ ऐसे ही होगा, AB और EF क्या है, दोनों पैरेलल हैं। अब ये क्या माना जाएगा, ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ 35 इस पार, A इस पार, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ x तो ये पूरा है,
हम सिर्फ अभी इतने एंगल की बात कर रहे हैं, ए यहाँ तक की, क्योंकि ये है दो पैरेलल। तो ये एंगल कितना, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर, एक ही तरफ बन रहे हैं और दोनों पैरेलल के अंदर बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। इसको मैं लिखे दे रहा हूं। हाँ देखिए, सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, और ट्रांसवर्सल किसको मान रहे हैं हम, बी को, बी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल ए बी ई ये वाला, और प्लस ये वाला एंगल को क्या लिखेंगे, बी ई एफ, ये सिर्फ इतना ही आधा ना, यहीं तक बी ई एफ ये वाला, इनका सम कितना 180, और कारण को इंटीरियर एंगल, ये हमको 35 डिग्री दिया है, तो बी ई एफ कितना आने वाला है, जल्दी से बताओ। 35 को उधर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 145। हाँ ठीक है, ठीक है 145। तो ये वाला, ये पूरा एंगल मिला के x है ना, तो ये आधा हमको कितना मिला 145, ये वाला ना। अब उधर वाले लेते हैं, ये दोनों पैरेलल कौन कौन से, EF किसके पैरेलल, CD के, और इसमें ट्रांसवर्सल कौन, ED इज ट्रांसवर्सल, समझ आ रहा है। तो देखो, तो ये वाला ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ इस पार 75 बनाता है, तो इस पार जो बना रहा है दूसरे पैरेलल के साथ, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर, फिर से क्योंकि दोनों पैरेलल के अंदर बन रहा है एक ही तरफ। देयरफॉर एंगल एफ ई डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180, और इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया ना। एफ ई डी हमको निकालना है, ई डी सी दिया हुआ है 75, 75 उधर माइनस करिए, 75 माइनस होगा तो 105 डिग्री, तो एफ ई डी कितना आ गया, ये आधा ना, ये आधा 105 डिग्री। x कौन था, ये पूरा मिला के x था ना, तो इन दोनों को क्या करना है, x निकालने के लिए जोड़ देना है। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, नाम आप लिख लेंगे 145 प्लस 105, या मैं लिख ही दूं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो बाद में तुम लोग कहोगे कि आधा छूट गया। एंगल x का नाम क्या, बी ई डी, किसके बराबर होगा, बी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। एंगल x किसके बराबर है, ये दो छोटे छोटे एंगल, नाम तो समझ में आ रहा होगा लिखना। बी ई डी को लिख दिए x, बी ई एफ कहाँ है, बी ई एफ ये वाला 145, और एफ ई डी कहाँ है, एफ ई डी ये 105, दोनों जोड़िए कितना आया 250, वेरी गुड। सो x इज इक्वल टू 250 डिग्री, ये आ गया x की वैल्यू टोटल, ठीक है। ये बना लीजिए, देख लीजिए तीनों क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नंबर 9 देखिए, आपकी बुक में इस तरह का एक टेबल दिया हुआ है और लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपका नॉलेज यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर है, 6 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन 6। आपको सबसे पहली चीज़ क्या बतानी है, नेम ऑफ द ट्राइंगल, कि उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे जिसमें ये कंडीशन मिलेंगी। दूसरा, ट्राइंगल का नेम जब मेंशन हो जाएगा तो उसमें एंगलों का मेजरमेंट कैसा होता है, एंगल मेजरमेंट। और तीसरा, अगर उसकी कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, कोई प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशलिटी है, उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, नाम उन्होंने ही बता दिया है, खाली स्थान में हमको भरना है, तो अब ये ड्यूटी आपकी है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट किसको बोलते हैं,
लेस देन 90, यानी ये एक ऐसा ट्राइंगल होगा इसमें हर एंगल का मेजरमेंट कैसा आएगा, लेस देन, एक्यूट बोलते हैं इसीलिए क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होता है, समझ आया, इसलिए इसमें हर एंगल का मेजरमेंट कैसा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, समझ आ रहा है ना। तो एंगल का मेजरमेंट हम क्या लिख सकते हैं, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री से, देखो इधर, हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, लेस देन 90 डिग्री। कोई स्पेशल प्रॉपर्टी, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ तो होगा, ठीक है। इसको आप सोचिए, जब तक मैं आगे बढ़ता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। हो गया। दूसरा देखिए, यहां ट्राइंगल का नाम हमको भरना है। एक उन्होंने स्पेशल कैरेक्टर इनकी बता दी है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री का। कोई स्पेशल कैरेक्टर जानते हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल का, जानते हैं? ये देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे हमने बनाया, यही 90 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, और हाइपोटेनियस की खासियत ये होती है कि बाकी के दोनों साइड से ये क्या होता है, लंबा, ज़्यादा लंबा होता है ना बाकी के दोनों साइड से, यही तो इसकी प्रॉपर्टी है। जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा उसका अपोजिट हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस, और उसकी लंबाई बाकी दो साइड से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। एंड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। यहां तक समझ आया, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, सारे एंगल मोर देन 90 होंगे क्या, कि कोई एक भी होगा तो भी उसको ऑब्ट्यूस बोल लेंगे, एक भी होगा मोर देन 90 तो उसको ऑब्ट्यूस बोलेंगे। सारे 90 से ज्यादा हो सकते हैं क्या, कितने एंगल होते हैं एक ट्राइंगल में, कितने एंगल होते हैं, 1 2 3, तीन ही होते हैं ना, तीन ही होते हैं ना। तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गए, हो सकते हैं क्या, क्यों, अगर ये भी 90 से ज्यादा, ये भी 90 से ज्यादा, ये भी 90 से ज्यादा, तो तीनों का सम 180 से ज्यादा चला जाएगा, समझ आया कि नहीं। तो तीनों एंगल 90 से ज्यादा, यानी तीन एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, समझ आया, आया कि नहीं आया। ऐसा ही एक एग्जांपल आपके आगे थिंक दिस में दिया हुआ है, ट्राई दिस या थिंक डिस्कस वाले हेडिंग में दिया हुआ है। इसके बाद आगे ना, इस एक्सरसाइज के बाद जब ये खत्म होता है तो आगे आपको मिलेगा ऐसा ही, ठीक है ना। अच्छा, अगर तीन एंगल ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते एक ट्राइंगल में, तो क्या दो हो सकते हैं ऑब्ट्यूस, हाँ, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा। अगर दो एंगल 90 से ज्यादा हो गए तो 90 प्लस 90 कितना होता है, 180, तो तीसरे एंगल का क्या होगा, क्या वो 0 होगा। और 90 से ज्यादा को ऑब्ट्यूस बोलते हैं ना, तो ये 90 से ज्यादा, ये 90 से ज्यादा, तो दोनों का सम 180 से ज्यादा हो जाएगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए। तीसरा एंगल तो अभी आया ही नहीं, यही दोनों मिलके 180 से ज्यादा हो गए, तो दो एंगल ऑब्ट्यूस हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसलिए सिर्फ कितना ऑब्ट्यूस होना चाहिए, सिर्फ एक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, समझ आया। हाँ, तो ऑब्ट्यूस एंगल में एंगल का मेजरमेंट कैसा, मोर देन 90, सारे एंगल, दो एंगल कि एक एंगल, एक एंगल, ओनली वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, सिर्फ एक एंगल ही 90 डिग्री से ज्यादा होगा। बोलो, ये समझ आया आपको कि नहीं आया, आया,
हाँ, और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑब्ट्यूज की स्पेशल प्रॉपर्टी बोलिए। इसमें एंगल कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज। एंगल कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज। ठीक है, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। और वैसे ही इसमें भी लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होंगे? एक्यूट। कुछ भी लिख सकते हैं, ईच एंगल इज एक्यूट। समझ रहे हैं ना? और इसके अलावा दूसरी कोई प्रॉपर्टी आप नहीं खोज सकते इस ट्राइंगल की, इसलिए कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो कुछ को कुछ ही लिख देते हैं। ठीक है, अगला, ईच एंगल 60 डिग्री, ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है जिसमें हर एंगल 60 60 60 का? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 ना, तीनों एंगल 60 60 60 60, तीनों एंगल का सम 180, तो 60 60 60 हो सकता है। कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की खासियत सारे एंगल 60 के। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या? सारे एंगल कितने कितने के? सो ईच एंगल इज 60 60 60। समझ आया? और एक प्रॉपर्टी होती है क्या? आंसर है इसके तीनों साइड का लेंथ कैसा होता है? बराबर। ये वाली लंबाई इसके बराबर, इसके बराबर, तीनों की लंबाई बराबर होती है। तो हर साइड कैसे होते हैं? इक्वल लेंथ के। समझ आया? ईच साइड्स आर इक्वल। समझ आया? सारे एंगल बराबर बराबर बराबर, सारे साइड बराबर बराबर बराबर, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ गए? नहीं समझे? अगला लेते हैं, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये आया, टू साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर होते हैं। वेरी गुड। ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है? आइसोसेलस। वेरी गुड। तो इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? आइसोसेलस ट्राइंगल की निशानी, दो साइड क्या होते हैं? इक्वल। और कुछ होता है क्या? और कुछ होता है? आंसर है हाँ। क्या? किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर होते हैं तो इस साइड के अपोजिट जो एंगल होता है ये, और इस साइड के अपोजिट जो एंगल होता है ये, ए, इस साइड के अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं? बराबर। तो दो साइड बराबर, उनके अपोजिट दोनों एंगल बराबर, ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल का मेजरमेंट क्या लिख लें? एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। समझ आया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर सेम। सेम या इक्वल, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? दो अपोजिट साइड के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल है वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलो ये हो गया। स्केलन ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ये नाम बहुत कम यूज होता है ना? और ये ट्राइंगल भी बहुत कम देखने को मिलता है। कम देखने को नहीं मिलता है, हम लोग समझ नहीं पाते और ये नाम नहीं लेते। ट्राइंगल तो बार बार आता है सामने, ये हम लोग उसका नाम नहीं लेते, इसलिए दिमाग से उतर जाता है। किसको बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। नहीं पता? तो आंसर है एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड का मेजरमेंट बराबर नहीं हो, दो लेंथ, दो एंगल का मेजरमेंट बराबर नहीं हो, ना दो साइड बराबर होने चाहिए ना दो एंगल बराबर होने चाहिए। आइसोसेलस, दो साइड बराबर होने चाहिए, दो एंगल बराबर होने चाहिए। कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ना तो दो साइड बराबर है ना दो एंगल बराबर है, क्या कहलाएगा? स्केलन ट्राइंगल। समझ आ रहा है? एंगल कैसे होंगे? एनी टू एंगल्स आर नॉट सेम, और यहां एनी टू साइड्स आर नॉट इक्वल। ना दो साइड बराबर
ना दो एंगल बराबर। ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है? स्केलन ट्राइंगल कहलाता है। समझ आया? तो इस चार्ट को नोट करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव दिस क्वेश्चन, देयर इज टू मिरर, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, दोनों मिरर हमने पैरेलल रखे हैं। तो PQ एक मिरर है, RS दूसरा मिरर है, दोनों मिरर एक दूसरे के साथ कैसे हैं? पैरेलल। तो PQ पैरेलल टू RS, तो ये B से लेके C तक आने वाली लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, लेकिन अब इसको ऐसे समझिए ना, ये दो मिरर हैं, यहां से हमने टॉर्च जलाया तो ये लाइट गई, ये लाइट मिरर से टकराई, कुछ एंगल बनाई होगी ना। यहां पर इसने कुछ एंगल बनाया और एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। तो AB को हमने क्या लिखा है? इंसिडेंट रे, आने वाली, इनकमिंग रेस। ठीक है, यहां से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, ये वापस पलटी, यहां दूसरे मिरर से टकराई, फिर यहां पर कुछ एंगल बनाएगी, लौट जाएगी। इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया? इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आपने अपने जूनियर क्लासेस में या इसी क्लास में लाइट का एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है ना, पढ़ा होगा, जिसमें लाइट जब किसी प्लेन मिरर पर गिरती है, किसी भी डायरेक्शन से गिराइए, इंसिडेंट रे, यहां पर हम लोग एक नॉर्मल खींचते हैं। कहां? जहां पर इंसिडेंट रे का पॉइंट मिलता है, जहां से रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट मिलता है, इस प्लेन सरफेस पर एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ऐसे। दिस इज नॉर्मल नंबर 1। समझ आया? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जितना एंगल बनाते हुए ये आती है, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए ये आती है, नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाती है। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक समझ आया? सिमिलरली जब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी और इससे टकराएगी, इस मिरर के लिए ये वाली लाइन क्या होगी? इंसिडेंट रे, आने वाली रे। इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे, ये यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे। नॉर्मल क्या है? इस पर परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। ये इसका नाम हम रख दे रहे हैं नॉर्मल नंबर 2। आने वाली इनकमिंग रे या इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होके जाती है तो नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बना के जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आया? तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर। अब ये और ये क्या है? पैरेलल, इसलिए ये क्या है? ट्रांसवर्सल, इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हुए। समझे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके साथ बनता? अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल किसके साथ बनाता? पैरेलल के साथ। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल किसके साथ बनाता? पैरेलल के साथ। पैरेलल तक नहीं बना, इसके और इसके साथ बना। समझ आया? आप सुनिए, इधर देखिए, ये दो हमने क्या बनाए? नॉर्मल, परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन कैसी थी? पैरेलल। तो ये आने वाला लाइन क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल। ये आने वाला लाइन क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल। अब ये यहां पर कितना एंगल बनाएगा? अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। ये यहां पर कितना एंगल बनाएगा? इस प्लेन के साथ, इस मिरर के साथ 90 बनाया। तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए कि नहीं? पैरेलल हुए दोनों लाइन। अगर ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हो गए तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल इसके साथ जितना एंगल बनाएगी, इसके साथ भी कितना एंगल बनाएगी? दूसरे पैरेलल के साथ उतना ही। तो आर 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 और आई बराबर हो गए। नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, ये दोनों लाइनें क्या हो गई? मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। ये है PQ और ये है RS। समझ आया? हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कौन सा? ये N1। यहां पर एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कौन सा? N2। यहां तक समझ आया? यहां से एक लाइट ऐसे आई, ये, और यहां पर इसने कुछ एंगल बनाया, यहां से ये यहां तक गई, यहां से कुछ एंगल बना के ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। सिचुएशन समझ आया? मुझे ये बताइए, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो ये जो दो नॉर्मल हमने ड्रॉ किए, ये आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल हो गया तो ये क्या माना जाएगा?
अब ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल के साथ कुछ एंगल बनाता है, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ कुछ एंगल बनाता है, आई इधर आर इधर आई बनाया। हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। ये एंगल इसके बराबर, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया कि नहीं, हो गया। और अगर ये पूरा पूरा इसके बराबर हो गया तो ये ट्रांसवर्सल की तरह दिखेगा और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ आया, थोड़ा सा सिचुएशन गंभीर है। ये दोनों लाइनें क्या बन जाएंगी, पैरेलल, ये और ये पैरेलल हो गए। समझ आया, और यही तो हमको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल होगा, ये और ये पैरेलल होगा। नहीं समझे, समझ गए, समझ गए। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूं ना, नहीं तो लाइट का चैप्टर पहले पढ़ के आइए तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ना, एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल, ये वाला ए बी सी, ये किसके बराबर होगा, बी सी डी के। यहां रीजन क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। अब उसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। देखो आई और आर दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। हमने यहां पर क्या प्रूव किया, ये दो नॉर्मल हमने खींचे, नॉर्मल, तो नॉर्मल आपस में पैरेलल हो गए कि नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। अब मैं खाली आपको ये दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, शायद आपको समझ आ जाए, अदरवाइज लाइट के चैप्टर में ये ज्यादा क्लियर होगा। ये हुआ, दोनों पैरेलल हैं, इधर ध्यान से सुनो, पी क्यू आर एस दोनों पैरेलल हैं। हमने यहाँ पर एक नॉर्मल खींचा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बनाने वाला, 90 डिग्री बनाने वाला। यहाँ पर एक नॉर्मल खींचा, ये रेड वाली लाइन की बात हो रही है, नॉर्मल नॉर्मल, इसको मैंने आधा आधा खींचा, यहाँ पूरा पूरा खींच रहा हूँ। ठीक है, ये है पहला नॉर्मल, ये है दूसरा नॉर्मल। समझ आया, आया कि नहीं आया। अब इन दोनों को हमने एक लाइन से ऐसे मिला दिया, ये नॉर्मल आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, ये गैप सेम गैप है, तो दोनों लाइन क्या हो गई आपस में, पैरेलल। ये एक लाइन इस ये पहला पैरेलल दूसरा पैरेलल, ये लाइन पहले पैरेलल के साथ कुछ एंगल बनाता है, यही लाइन दूसरे पैरेलल के साथ कुछ एंगल बनाता है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सा एंगल कहलाता है ये ना, नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना, ये पहला पैरेलल ये दूसरा पैरेलल, ये पहला पैरेलल ये दूसरा पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल। इसने पहले पैरेलल के साथ एंगल बनाया, दूसरे पैरेलल के साथ एंगल बनाया, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बना एंगल, एक उस पार बना एक इस पार बना, क्या कहलाएगा, मार खाओगे, ये सब हरकत नहीं चलेगा बिटिया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए आप लोग, गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है एंगल की बाहर बन रहा है, अंदर बन रहा है। ट्रांसवर्सल ने एक उस तरफ बनाया एक इस तरफ बनाया, कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। समझ आया, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। हमने यहां पर इस एंगल का नाम क्या रखा है, आर, यहां पर इस एंगल का नाम क्या रखा है, आई। ये है एंगल आर, ये है एंगल आई। समझ आया, यहां से एक लाइट आई, यही लाइट आ रही थी ना, ये ऐसे ए बी, तब ना ये इधर चली गई बी सी, और फिर यहां से ये ऐसे चली गई सी डी। समझ आया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जब भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पर टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होती है तो ये है नॉर्मल, नॉर्मल के साथ आते समय जितना एंगल बनाती है जाते समय भी उतना ही एंगल बनाती है। तो आई और आर आपस में क्या हो गए, बराबर। यहां भी आई और आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये आई आर बराबर, आई आर बराबर। और अभी अभी हमने क्या प्रूव किया, ये आर और ये आई बराबर। समझ आ रहा है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये और ये भी बराबर, तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हैं, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हुआ कि नहीं। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। समझ आया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पूरा एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल
किसके बराबर हो गया? BCD इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, एक एंगल इस पार एक एंगल इस पार, तो ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? ये क्या होना चाहिए? अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है तो ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों बराबर हैं। बराबर कब होता है? जब ये दोनों क्या हो? पैरेलल हो। इसलिए ABCD क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Therefore AB must be parallel to CD। ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, डाइसी है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है ना, तो उसको हम ज़्यादा स्पेसिफाई भी नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ समझा के कंक्लूजन दे रहा हूँ आपको।